हेलो हेलो, वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज़। हेलो 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 हेलो, इतनी है आवाज़। गुड आफ्टरनून मित्रों। ओके, कुछ लोग आप में से तो मेरे भी जाने पहचाने से नजर आते हैं। वेरी गुड। पर बहुत सारे विद्यार्थी आवाज गूंज रहे, थोड़ा कम करिएगा बस। ठीक है, इतनी ठीक है। बस आप देखते रहना, मैं अपनी गति और लयता के साथ पढ़ाता रहूंगा। ठीक है। तो जो लोग पहले देखे होंगे मुझे, उनके लिए तो वही हूं। जो लोग आज देख रहे हैं उनके लिए राजेश मिश्र हूं। थोड़ा फर्क हुआ है, बाल चले गए, पर बालों की पहचान स्वरूप एक शिखा है सिर में। कहते हैं ना कि ये अंतरिक्ष से ज्ञान का आकर्षण करती है, तो कुछ एंटीना है एग्जैक्ट। तो कुछ हम जैसे ज्ञान पिपासु व्यक्ति, जिन्हें हमेशा ऐसा लगता हो कि ज्ञान निरंतर मिलता रहना चाहिए, वो इससे अलग कैसे हो सकते हैं कि नहीं। दूसरा भी अंतर हुआ है, लास्ट टाइम जब आपसे मिला था तो उससे वेट गेन कर लिया है हमने। और इधर आ जाए, अच्छा ओके, भूल जाता है, याद रहेगा। चले, बस नए विद्यार्थियों के लिए, जिनके लिए मैं पहली बार कक्षा में हूं, इतना ही एक परिचय है कि मैं राजेश मिश्र हूं। भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, 3 चीजें पढ़ाऊंगा और पढ़ाता भी रहा हूं। इसके अलावा ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है कि मैं गिनाऊं। उपलब्धि तो आप हैं। आप चाहें तो मेरी उपलब्धियों को 7वें आसमान पर पहुंचाएं, या चाहें तो रसातल में उसे इतना डुबो दें कि मैं कभी उठ ही ना पाऊं। है ना? क्या बात है? नहीं, यही बात है, यही बात है मित्रों, क्या बात है? नहीं। तो बाकी चीजें मैंने आपके ऊपर छोड़ दी हैं। आगे का परिचय ये कि मेरे इतिहास और भविष्य का लेखन मैंने आपके हाथों में और आपकी लेखनी में छोड़ दिया है। ओके, चले, बातें खत्म हुई, पढ़ते हैं या कुछ और बातें करें? कुछ और बातें करें। अगर मैं कहूं मेरी बातें समाप्त हो गई हैं तो पढ़ाते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं निर्देशित हूं, एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूं। यस, ठीक है। मुझे आज से आपकी कक्षा में भारत का भूगोल पढ़ाना है, ठीक है ना? भारत का भूगोल। और मैं कुछ ऐसा ही समझूं क्या जैसे लास्ट बैच था? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं, ऐसा है क्या? या आप में से विशुद्ध हिंदी मीडियम के हैं? अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, मैं पहचानता हूं मित्र आपको, आप में से कई लोगों को मैं पहचानता हूं। यस, तो पैटर्न पुराना ही रखूंगा, ठीक है? सारे टेक्निकल वर्ड एंड टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में यूज करूंगा, बट हिंदी भी, हिंदी मीडियम के बच्चे घबराएंगे नहीं, हिंदी भी यूज करूंगा।
इंग्लिश मीडियम के बच्चे मेरी स्पीड जितनी रहती है यथावत ट्रांसलेट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। वैसे भी जब वो एक नजर मेरी तरफ डालते हैं मैं समझ जाता हूं कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं तुरंत ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, तो अपना आप परिचय दे दीजिएगा। परिचय मतलब मेरी तरफ एक बार देखकर, इतना ही परिचय चाहिए। मैं समझ जाता हूं कौन से मीडियम के विद्यार्थी हैं, उन्हें क्या समस्या आ गई होगी। एक तो ये बात। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों ने भूगोल विषय बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आज पहले दिन इस विषय की कक्षा को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी नहीं हुआ, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी नहीं हुआ, आगे क्या होगा, इसे मैं कैसे समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी, ये आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। कक्षाओं में मैं कुछ इस स्तर से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना मित्रों, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले भारत का भूगोल पढ़ ले, आफ्टर दैट जिन लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी नहीं हुआ वो भी आप पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, हाँ ये बात अवश्य है कि फिजिकल ज्योग्राफी की थ्योरी का एप्लीकेशन यहां बहुत अधिक है। जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा होऊंगा तो जितना यूजफुल होगा उस चीज को मैं रिवाइज्ड करवा दूंगा। जिन लोगों का हो चुका है उन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि उनका टाइम कहीं किल हो रहा है, उनका रिवाइज्ड हो जाएगा बहुत ब्रीफ में, और आप इस टॉपिक को ठीक से समझ भी पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों, कहीं भी लेश मात्र की दिक्कत नहीं होगी आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पर एक बात अवश्य है, मैं आप में से जानना चाहूंगा कुछ एक बातें। क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले कि आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में से जी भी नहीं पढ़ा है। जैसे मैं इसे लिखूं कि दिस वन इज ज्योग्राफी, तो इसका जी भी आपने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। अच्छा, मतलब मास लेवल पर, ठीक है, बहुत अच्छा है। ओके, तो एक प्रश्न अवश्य पूछ लूं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10th लेवल तक अपनी पढ़ाई बड़े ही शिद्दत से किया है? अच्छा, वो भी नहीं हुआ है। ओके, तो कितने ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने खूब मटरगश्ती की है पढ़ने के टाइम पर? ओह, कितना खुशी खुशी बत्ती सी निकालते हुए। अच्छी बात है, जीवन का आनंद और जीवन की रसमयता इस मुस्कुराहट में ही है। अदरवाइज हर गलियों में निकल जाओ, चेहरे में सिकन तो हर शख्स में नजर आती है। अच्छा, अरे मैं शायरी नहीं बोलता मित्रों, मेरी कक्षा शेरो शायरी की नहीं है, ये वाह वाह वाली कक्षा नहीं है। आनंदित होइए आप, निश्चित रूप से प्रसन्न चित्त रहिए, क्योंकि जब आप मन से प्रसन्न रहेंगे, जहां तनाव में आए आप समझिए कि आपके समझने की शक्ति थोड़ी सी क्षीण हो जाएगी, और खुश रहेंगे तो मल्टीपल एंड मल्टीपल टाइम्स आपकी समझने की शक्ति बढ़ चुकी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग पूरे खुश मिजाज होकर कक्षा को ज्वाइन करें, है ना। चले, 10वीं पास करके कितने विद्यार्थी आए हैं, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। अच्छा, सभी लोग आए हैं। अच्छा, आपने हाथ भी उठा लिया, चलिए, मुझे यकीन भी हो गया। मुझे यकीन, तो मैं इतना मान लूं एटलीस्ट कि 10th तक में जो ज्योग्राफी आपने पढ़ा उसमें ये कुछ समझ में मोटी मोटी सी तस्वीर होगी कि इसमें, अच्छा कुछ भी नहीं है, नहीं मतलब इतना तो होगा कि इसमें कुछ पर्वत, पठार, मैदान, ये इतना तो होगा ना, बस वही पढ़ना है, वही पढ़ने का विषय है भूगोल। सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज वो सारे विद्यार्थी जो पहले पढ़ चुके हैं 5 मिनट तक के लिए, मुझे उनके लिए बैकग्राउंड बनाने देंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, 5 मिनट के लिए बस। बचपन से लेकर आज तक जब आप पठन पाठन की प्रक्रिया में मित्रों आए होंगे, शिक्षकों द्वारा पेरेंटिंग प्रक्रिया में भी यही समझाया जाता है कि जो फिजियोग्राफिक रीजन है
भूभौतिक प्रदेश हैं, उन भूभौतिक प्रदेशों के अध्ययन का विषय ही भूगोल है। भारत का भूगोल नहीं, भूगोल है, जिसमें फिजियोग्राफिक के रीजन के रूप में हम लोग महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इसके अध्ययन का विषय भूगोल मित्रों बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर फिजियोग्राफिक रीजन के अध्ययन का विषय भूगोल होता तो इसे फिजियोग्राफिक सब्जेक्ट कुछ नाम दिया जाता, भूभौतिक शास्त्र इसे नाम दिया जाता। समझ पा रहे हैं मित्रों मेरी बात? पर यह ऐसा नहीं है। देखो, अगर इन रिसेंट, पीछे की बातों में बहुत अधिक न जाऊं, इन रिसेंट एक विद्वान का नाम लेता हूं, एक ज्योग्राफर का नाम लेता हूं, उनका नाम है W.M. स्मिथ। W.M. स्मिथ ने 2016 में ज्योग्राफी को कहा कि यह एक ऐसा भौतिक शास्त्र है जिसका झुकाव मानव कल्याण की ओर है, ह्यूमन वेलफेयर की ओर है। तो अगर कोई भी विषय ह्यूमन वेलफेयर की ओर होगा तो उसे भूभौतिक शास्त्र कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल भी यह भूभौतिक शास्त्र नहीं है। भूगोल मित्रों वह विषय है जिसमें भूतल में रहने वाले मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। तो मानव समाज का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? देखो, कई रूप में होता है। राजनीति शास्त्र मानव समाज का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से करता है। तो अर्थशास्त्र मानव समाज का अध्ययन आर्थिक दृष्टिकोण से करता है। तो भूगोल उसे पार्थिव दृष्टिकोण से करता है। कैसे करता है? पार्थिव दृष्टिकोण से करता है कि मानव भूपटल पर रहते हुए किस किस प्रकार की क्रियाएं करता है। क्या करता है? किस किस प्रकार की क्रियाएं करता है जिससे वह प्राकृतिक तत्वों से स्वयं भी लाभ प्राप्त करता है, तथा दूसरे पक्ष की ओर अगर जाएं तो प्राकृतिक तत्वों को अपनी क्रियाओं से प्रभावित करता है। अगर दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, प्रकृति मानव को कुछ प्रदान कर रही है, मानव प्रकृति को कुछ प्रदान कर रहा है, दोनों चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, अगर दोनों ही संदर्भों में विषय का अध्ययन किया गया, इसका मतलब दोनों के मध्य म्यूचुअल इंटरैक्शन का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंटरैक्शन है उसका अध्ययन करना है। इसीलिए इसको परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि भूगोल मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन का विषय है। किसका विषय है? पहले पर्यावरण एवं मानव शब्द उपयोग नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं? मानव एवं पर्यावरण के मध्य। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो यहां पर मानव तत्व प्रधान हो जाता है। देखो, एक कालखंड था, एक टाइम था इमैनुअल कांट से पूर्व का, हालांकि बाद तक ये चलता रहा, 19वीं शताब्दी या सदी के आरंभ तक चलता रहा यह द्वंद्व या यह द्वैत, जिसे डाइकोटमी एंड ड्युअलिज्म कहते हैं, कि भूगोल में मानव प्रधान है या भूगोल में भूभौतिक तत्व प्रधान है। इसे कंक्लूड करने के लिए यह बात कही गई कि भूभौतिक तत्वों की अवहेलना भूगोल पढ़ते समय नहीं की जा सकती। अवहेलना मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मानव कोई भी क्रिया करेगा प्रकृति से जुड़कर ही करेगा। भोजन करेगा तो प्रकृति से प्राप्त करेगा, आवास बनाएगा तो प्रकृति पर बनाएगा, प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करेगा। इतना क्यों यॉर्निंग ले रहे हैं मित्रों? मेरी कक्षाएं शोभायमान नहीं लगी क्या? लगी तो क्यों? कहां खोए हुए हो? आपका मन और मस्तिष्क किसी और जगह पर है। सब दुरुस्त तो चल रहा है ना जीवन में? पीछे एकदम दुरुस्त रहना चाहिए, ठीक है? दुरुस्त ना हो तो दुरुस्त कर दीजिए, एकदम बोलकर दुरुस्त कर दीजिए कि अब मैं उत्कर्ष में आईएएस की कक्षाएं, आईएएस की कक्षा के लिए है, आरएस की कक्षा के लिए, आप आरएस की कक्षा के लिए, तो बोलिए कि मैं पीसीएस ऑफिसर बनने वाला हूं, मेरी दशाओं को दुरुस्त बने रहने दें। ठीक है? एकदम, मतलब ये एक जैविक प्रक्रिया, इसे मैं रोक नहीं सकता, बट एक बार दो बार लगातार क्लास में यही चलता रहा तो मैं तो एक ही बात समझूंगा, या कि ओके, आगे वाली बात मैंने नहीं कही, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं अरुचिकर पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि आपने प्रमाणित कर दिया है कि ठीक ठीक पढ़ा लेता हूं। बस इतना। फिर से आता हूं मित्रों अंतिम बात पर, जिससे आगे की बात कह सकूं। यह विषय वैसा है जिसमें मानव अपनी विभिन्न क्रियाएं जो कर रहा है, उन क्रियाओं का अध्ययन करना है।
क्रियाओं का अध्ययन जब हमें करना है तो समझना होगा कि मानव प्रकृति से किन किन तत्वों द्वारा जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझना, मानव की क्रियाओं को पढ़ना है। मूल रूप से मानव उन क्रियाओं से प्रभावित कैसे होता है, इसे पढ़ना है। अब इसे पढ़ने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर किस प्रकार के प्राकृतिक तत्वों का उपयोग मानव अपने लिए करता है। इसी संदर्भ में भूभौतिकी का भी अध्ययन यहां किया जाता है, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान आदि को भी पढ़ते हैं। अंतिम बात, इस शब्द से क्लियर हो जाना चाहिए कि भूगोल में केवल पर्वत, पठार, मैदान का अध्ययन नहीं किया जाएगा, बल्कि मानवीय क्रियाओं का भी जबरदस्त रूप से अध्ययन किया जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? परिभाषा अभी मैं लिखाऊंगा। फिर एक बात समझो, 2011 से लेकर आज तक का मेरा जो सूक्ष्म अनुभव रहा है, उसमें मैंने ये देखा है कि जब तक भूगोल में फिजियोग्राफिक रीजन पढ़ाए जाते हैं, विद्यार्थियों में काफी इंटरेस्ट रहता है पढ़ने को लेकर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे टॉपिक शुरू होते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, आर्थिक भूगोल के, जिसमें कृषि तंत्र का अध्ययन, संसाधनों का अध्ययन, औद्योगिक क्रियाओं का अध्ययन, परिवहन तंत्र का अध्ययन, तो तथ्यपरक अध्ययन इतना अधिक हो जाता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी अधिक हो जाती हैं कि बच्चों को वह कक्षा अरुचिकर लगने लगती है। अब देखना, पढ़ना तो हमें यहां मानवीय क्रियाएं हैं, लेकिन वह क्रियाएं ही अरुचिकर लगने लगे तो फिर विषय पढ़ने का कोई मतलब निकला? नहीं निकला। इसलिए ध्यान से एक बात समझ लो कि जितना इंटरेस्ट से आप लोग फिजियोग्राफिक रीजन पढ़ने जा रहे हो, उतना ही इंटरेस्ट से आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी भी पढ़ना है। क्लियर है मेरी बातें ना? अच्छा, अब थोड़ी सी और बात, प्रश्नों के संदर्भ में अगर आप आइए, यूपीएससी, पीसीएस एग्जामिनेशन, जिसमें से आरएएस को भी मैं इंक्लूड करता हूं, दोनों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स के स्तर पर और मेंस के स्तर पर वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड डिजास्टर्स वाले सेक्शन से अधिक पूछे जाते हैं। कहां से? इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड डिजास्टर वाले सेक्शन से अधिक पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य क्या बनता है? उस सेक्शन को भी बहुत इंटरेस्ट से और बहुत अच्छे से पढ़ो। प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं, जब तक आप उन सेक्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे मित्रों, तब तक मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, सफलता में आपके बाधा रही आएगी। इसीलिए वह सब कुछ नहीं करना है जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। हमें प्रत्येक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना होगा। जो लोग नए विद्यार्थी हैं, उनसे पहला मेरा निवेदन, शिक्षक होकर या बड़ा भाई होकर निवेदन करता हूं कि पहला तो सबके पास ये मशीन होगी, है? सब नाम जानते हैं इसका, जो भी नाम है। इस मशीन को या कि स्विच ऑफ करिए या कि साइलेंट मोड पर रखिए। जिसका भी नहीं है, फर्स्ट, आज पहला दिन है, इसलिए पहला दिन और पहली क्लास है, थोड़ी सी 2 मिनट की बातें कर लिया। दूसरी बात, यह मशीन किसी के टेबल पे, बेंच पे सामने नहीं होनी चाहिए, पॉकेट में रखिए या बैग में डाल दीजिए। प्लीज, मेरा निवेदन है। निवेदन तो मानेंगे ना? आदेश नहीं मानेंगे तो निवेदन मानने में तो कठिनाई नहीं है। आदेश थोड़ा सा ठीक शब्द नहीं लगता। रख लिया आपने। दूसरी, सभी के पास पेन कॉपी दुरुस्त है? आज एक कलर की पेन है तो ठीक है, अदरवाइज भूगोल विषय के लिए 2-3 कलर, 2 कलर एटलीस्ट की पेन रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तीसरी बात, एटलस कितने लोगों के पास है? मैक्सिमम लोगों के पास। वेरी गुड। जिनके पास नहीं है तो इस कक्षा के बाद या कि आज छोड़ दें, कल की कक्षा से एटलस जरूर लाना है। कौन सा एटलस होगा, ये सारी चीजें मैं आज की इस कक्षा में बता देता हूं। ठीक है। अब जिन विद्यार्थियों ने पिछले बैच में क्लासेस ली है, उन विद्यार्थियों के लिए, क्या मैंने कुछ भी भारत के भूगोल में पढ़ाया था? कुछ भी नहीं पढ़ाया था। क्लियर है ना? भारत का भूगोल आपके लिए भी फ्रेश है। चलो, बहुत अच्छा है।
तो पुराने विद्यार्थी केवल 2 लाइन की परिभाषा लिखेंगे। पुराने नहीं, नए विद्यार्थी। पुराने विद्यार्थी बस थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। नए विद्यार्थी 2 लाइन की परिभाषा लिखेंगे भूगोल की। फिर आ जाते हैं सीधे भारत के भूगोल में। एक बैकग्राउंड, घड़ी देख लें। पुराने विद्यार्थी केवल 3 मिनट ये सब काम करूंगा, परेशान नहीं होंगे। लिखिए, हेडिंग दीजिए। पहले लिखिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल। आपके लिए ठीक है आवाज? ओके। लिखिए, मानव एवं प्रकृति के मध्य, मानव एवं प्रकृति के मध्य के अंतर संबंधों, मानव एवं प्रकृति के मध्य के अंतर संबंधों, अंतर संबंधों के अध्ययन से संबंधित, के अध्ययन से संबंधित विषय को भूगोल कहा जाता है। के अध्ययन से संबंधित विषय को भूगोल कहा जाता है। इसके 2 प्रमुख अंग हैं। इसके 2 प्रमुख अंग हैं। पहला विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। विश्व का भूगोल। और दूसरा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। आगे सभी भारत का भूगोल में अब सभी हेडिंग देंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। सभी लोगों के लिए कॉमन। जो विद्यार्थी हमारे पहले से हैं और जिन्होंने कक्षाएं ली हैं और जो अभी रिसेंट से कक्षाएं लेना शुरू कर रहे हैं, सबके लिए अब कॉमन। भारत का भूगोल लिखें। सबसे पहले पाठ्यक्रम विश्लेषण, प्री कम मेंस, समझ रहे हैं? पीटी और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से। मैं पहले तो सिलेबस आपको लिखाता हूं, जैसा पुस्तक में दिया होगा वैसा नहीं, जो मैं डिजाइन कर रहा हूं आपको पढ़ाने के दृष्टिकोण से, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते जो एक दूसरे से इंटरैक्टेड रहते हैं। क्लियर है ना? उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी है, कहां से क्या पढ़ना होगा मैं वो आपसे सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। कुछ कहना चाहते हैं? वो फिर मैं एडजस्ट कर लूंगा, भूल जाता है मुझे। बोर्ड के सामने रहने से ये लगता है कि शायद मैं बाधा उत्पन्न कर रहा हूं, पर ध्यान से निकल जाता है कि कैमरे के सामने होना है, चीजें एकदम ठीक रहेंगे, है ना? भारत का भूगोल, सबसे पहले पाठ्यक्रम विश्लेषण करेंगे, तो लिखें सिलेबस, पाठ्यक्रम। भारत का भूगोल पाठ्यक्रम में जिस क्रम से पढ़ेंगे, सबसे पहला परिचय, इंट्रोडक्शन। परिचय। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मित्रों आपस में बात नहीं करेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तीसरा टॉपिक भूभौतिक विन्यास, भूभौतिक विन्यास, इंग्लिश में फिजिकल सेटिंग, इंग्लिश में फिजिकल
सेटिंग, भूभौतिक विन्यास। तो तीसरा टॉपिक अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय जलवायु। कैसी है भारतीय जलवायु मित्रों? मॉनसूनी है, तो ब्रैकेट में आप मॉनसून भी लिख सकते हैं। इंडियन क्लाइमेट, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं? मॉनसून, मॉनसून लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे मृदा तंत्र, सॉइल सिस्टम, या भारतीय मृदा, इंडियन सॉइल, कुछ भी लिख सकते हैं। भारतीय मृदा, इंडियन सॉइल। और इसके बाद आप लिखेंगे भारतीय वनस्पतियां, इंडियन वेजिटेशन, भारतीय वनस्पतियां, इंडियन वेजिटेशन। ये सारे के सारे टॉपिक ऐसा करेंगे कुछ, ये सारे के सारे टॉपिक में क्या लिखेंगे? भारत का भौतिक भूगोल। ये क्या है? भारत का भौतिक भूगोल के टॉपिक है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इतने टॉपिक आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। भारत का भौतिक भूगोल हटा दूं इसे, अब हो गया। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये पहला सेक्शन हुआ। इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? क्रम से पढ़ेंगे भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। फिर पढ़ेंगे भारतीय संसाधन, भारतीय संसाधन, इंडियन रिसोर्सेस। फिर पढ़ेंगे भारतीय उद्योग, इंडस्ट्री। फिर पढ़ेंगे परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लिख लिया सभी ने? इन चार टॉपिक को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। भारत का आर्थिक भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। हो गया सभी का? नेक्स्ट पेज में आते हैं। दो टॉपिक हुआ अभी आपका, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब चलेंगे सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी के स्थान पर। तो सबसे पहला पढ़ेंगे प्रजातियां। प्रजातियों को क्या कहते हैं? रेसेस। फिर नृजातियां, ये शब्द हो सकता है नया हो आपके लिए, इसको कहते हैं एथनिक ग्रुप। सब कुछ समझाएंगे। एथनिक ग्रुप, इसमें लैंग्वेज आएगा, इसमें रिलीजन आएगा, ठीक है ना, सब कुछ आएगा इसमें। तो नृजातियां, फिर जनजातियां, ट्राइब्स। आफ्टर दैट जनसंख्या, जनसंख्या सेंसस के अंतर्गत हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या के बारे में ढेर सारे बिंदु, कैसे जनसंख्या में, जैसे सेक्स रेशियो हो गया, लिंगानुपात हो गया, साक्षरता हो गया, लिटरेसी हो गया, मृत्यु दर हो गई,
जन्म दर हो गया, एटसेट्रा ढेर सारे पॉइंट्स जनसंख्या में पढ़ेंगे। बर्थ रेट, डेथ रेट, इसी में मातृत्व मृत्यु दर आएगा, शिशु मृत्यु दर आएगा, सामान्य मृत्यु दर आएगा, बहुत सारा फिर आगे ये पूरा फ्लैग बनता चला जाएगा, एक पूरा ट्री बनेगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये टॉपिक मोटा मोटा पढ़ना है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेटलमेंट्स, अधिवास। अधिवास, सेटलमेंट। सेटलमेंट्स को दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक रूरल सेटलमेंट और एक अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल को क्या बोलेंगे? ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे माइग्रेशन, प्रवास। प्रवास भी दो प्रकार का होगा, एक एमिग्रेशन तो दूसरा इमिग्रेशन, एक उत्प्रवास तो दूसरा अप्रवास, है ना। दो पार्ट में कर सकते हैं, उत्प्रवास एवं अप्रवास। आपकी कॉपी में जगह होगी, आप लिख लें, उत्प्रवास एवं अप्रवास। माइग्रेशन का टॉपिक हो गया। तो ये टॉपिक हो गए मित्रों आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, भूगोल के। ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक, भूगोल, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी। क्लियर है? सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट लास्ट वन। देखो ध्यान से, मानव का समाज निर्मित हो गया। समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं। समाज एक कबीले का भी होगा, किसी एक गांव का भी होगा, किसी एक प्रांत का भी होगा, किसी एक देश का भी होगा, या हो सकता है समाज वसुधैव कुटुंबकम के भाव से युक्त हो, तो विश्व का भी हो सकता है। तो एक छोटे से कबीले से लेकर विश्व तक में मानव निवास कर रहा है, विभिन्न क्रियाओं का संपादन कर रहा है, तो उसके रहन सहन, उसके जनजीवन, उसके जीविकोपार्जन के कुछ नियम होंगे। उन नियमों को लिपिबद्ध कर दें या ना करें, दोनों बातें हो सकती हैं। बट जो नियमावली की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को हम राजनैतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। देखो, प्रत्येक स्थान विशेष में प्रत्येक समाज की व्यवस्था अपनी कैसी होगी, क्या होगी, यह मूल रूप से निर्धारित करता है भूगोल। कौन निर्धारित करता है? भूगोल निर्धारित करता है। तो चूंकि प्रत्येक समाज के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान इत्यादि के तौर तरीके, आपसी संबंधों के तौर तरीके निर्धारित करता है भूगोल, अर्थात भौतिक तत्व निर्धारित करते हैं। इसीलिए भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था नहीं पढ़ी जाती, बल्कि क्या पढ़ा जाता है? भू राजनीति पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियो पॉलिटिक्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भारत एवं विश्व की भू राजनीति। भारत एवं विश्व की भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड। भारत एवं विश्व की भू राजनीति, ये आपका अभी पीछे 4 टॉपिक हुए थे, 3 टॉपिक, ये चौथा टॉपिक होगा। ठीक है, इसमें कोई अंदर टॉपिक नहीं होंगे, क्योंकि इसी में हम लोग पढ़ेंगे सीमा क्या होता है, मतलब बाउंड्री क्या होती है, सीमांत क्या होता है, सीमांत को फ्रंटियर कहेंगे, सीमांत क्या होता है उसको फ्रंटियर कहेंगे। ये सारे नियम्स वगैरह इसी में पढ़े जाएंगे, इसके सारे लॉज यहां पर पढ़े जाएंगे।
और इसके बाद भारत की सीमाएं कौन सी हैं, सीमाओं का डिस्प्यूट कैसा है, उन डिस्प्यूट्स के निवारण के उपाय कैसे हैं, इसी में हम लोग पढ़ेंगे हार्टलैंड थ्योरी, इसी में हम लोग पढ़ेंगे हिंटरलैंड थ्योरी। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन इसके अंतर्गत, प्लस भारत के संदर्भ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसमें हम लोग गेन करेंगे कि क्यों कौन सी सीमाएं विवादित हैं। दो बातें, क्यों और कौन सी सीमाएं विवादित हैं, ये तमाम पक्ष इसके अंतर्गत आएंगे। अंतिम टॉपिक ध्यान से समझना, मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं। समझना मित्रों, हम सब निवास करेंगे तो जीविकोपार्जन भी करेंगे। क्या करेंगे? जीविकोपार्जन। इसको लिखना मत ऐसा, जीविकोपार्जन करेंगे। इसके लिए जीविकोपार्जन के लिए हम निर्भर किस में हैं? प्राकृतिक तत्वों पर, प्राकृतिक तत्वों पर हैं। ये प्राकृतिक तत्व मूलभूत से होते कितने हैं? हमारे धर्म ग्रंथ तो कहते हैं, और सच्चाई है, वो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ मैं समझाऊंगा कि क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। कहते हैं ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, कहते हैं ना, पंच रचित यह अधम शरीरा। पर आपको भूगोल के संदर्भ में समझना है कि तीन मूल तत्व हैं। पहला है लिथोस, दूसरा है हाइड्रोस, तीसरा है एटमॉस। इससे बन गया लिथोस्फीयर, इससे बन गया हाइड्रोस्फीयर, इससे बन गया एटमॉस्फेयर। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए इन तीन मूलभूत भौतिक तत्वों पर निर्भर है। इन तीनों के आनुपातिक संयोग से, एक प्रोपोर्शनल रिलेशन से पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ। जहां पर जीवन व्याप्त है, अर्थात वनस्पतियां हैं, जंतु हैं, उस पूरे मंडल को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर भी प्रकृति का उत्पाद्य है, प्रकृति का बाय प्रोडक्ट है। प्राकृतिक तत्वों ने ही अपने संयोग से पृथ्वी पर जीवन का उद्भव दिया है। इसीलिए चौथे मूलभूत तत्व के रूप में हम लोग यहां पर बायोस को भी जोड़ते हैं, बायोस्फीयर को भी जोड़ते हैं। मानव अपनी प्रत्येक क्रियाएं इन्हीं चार तत्वों पर निर्भर होता हुआ करता है। आप एक मिनट के लिए विचार करिए कि आपकी ऐसी कौन सी क्रिया है जो इनसे भिन्न हो। कोई भी क्रिया का नाम बताओ। सब कुछ आप देखेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं पर निर्भर होगी। मुझसे पढ़ भी रहे हो तो किससे पढ़ रहे हो? मुझसे। मैं कौन हूं? मैं बायोस्फीयर का एक घटक हूं, कंपोनेंट हूं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? आप यहां बैठे हैं, ब्रीथ कर रहे हो, समझ रहे हैं, प्यास लगी, पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? आपकी सारी क्रियाएं इन चार महत्वपूर्ण तत्वों पर निर्भर है। जब निर्भर इन पर हैं तो आप इन्हें प्रभावित करोगे। आप ऑक्सीजन गेन करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, करोगे या नहीं करोगे? प्रत्येक घटक को आप अपनी क्रियाओं के माध्यम से प्रभावित करेंगे, पॉजिटिवली या निगेटिवली। अगर आपने अपने अविवेक के कारण या अपने लालच या लोभ के कारण इन चार महत्वपूर्ण तत्वों में नकारात्मक परिवर्तन कर दिया, निगेटिव चेंज आपने ला दी, तो उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि पर्यावरण का हमने निम्नीकरण कर दिया है, पर्यावरण को हमने क्षति पहुंचा दी है। तो ये बताओ मित्रों कि अगर पर्यावरण को हम क्षति पहुंचाएंगे तो क्या पर्यावरण हमें माफ करेगा? नहीं करेगा। एक लिमिट तक माफ करता है। जैसे मैंने कहा कि आप क्लास में यार्निंग एक बार लें, दो बार लें, तीन बार ले तो समझ में आता है, बट लगातार आप लेते रहे तो फिर वो अक्षम्य होगा, आपके तरफ से पाप होगा और मेरे तरफ से आप दंड के भागीदार होंगे। इस प्रक्रिया से समझने की कोशिश करिए। मेरे तरफ से आप दंड के भागीदार होंगे अगर प्रकृति के किसी भी घटक को हमने इतना चेंज कर दिया कि उसके सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म का जो प्रोसेस है
उससे पार कर गई हमारी क्रियाएं तो प्रकृति हमें दंड देगी। तो जो प्रकृति दंड देती है उसे हम कहते हैं आपदाएं। क्या कहते हैं? डिजास्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? डिजास्टर्स। पूरा सिलेबस एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? आज के बाद याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? याद नहीं करना। मेरी कक्षा का मित्रों यही एक नियम है कि आपको कोई चीज याद नहीं करनी है, हर एक बात कक्षा से समझ कर जाना है। खैर बातें करते हैं तब तो समझा पाएंगे आपको, उन्हें नहीं समझा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है उनके लिए यह कक्षा अभी जरूरी है, जिन्हें आज पढ़ाना मैं शुरू कर रहा हूं। ध्यान से, अगर हमने प्रकृति को प्रभावित किया, प्रकृति की समंजन क्षमता से अधिक दुष्प्रभावित कर दिया, तो प्रकृति उस दुष्प्रभाव का परिणाम दिखाएगी, और जो परिणाम दिखेगा उससे ही हम कहते हैं आपदाएं। और प्रकृति दिखा रही है तो उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। समझ रहे हैं ना? नेचुरल डिजास्टर। और जब प्रकृति आपदा दिखाएगी तो क्या करेंगे? क्या हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? नहीं, हम वैक्सीन बनाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जो कोरोना वायरस आया, हो सकता है इसमें कुछ मैन मेड फैक्टर भी हों, अभी प्रमाणित तो नहीं है। और यूपीएससी सिविल एस्पायरेंट्स को जब तक चीजें प्रमाणित ना हो जाए तब तक अपने से कुछ कहने का अधिकार नहीं होता है। आपको अज्यूम करके कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता है। माना कि यह एक प्राकृतिक सूक्ष्म जैव तत्व है, प्रकृति ने इसके माध्यम से ही सही एक प्राकृतिक आपदा महामारी के रूप में दी या नहीं दी? कोविड-19 एक सपोज महामारी आई तो मानव क्या चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठा है? नहीं, उससे बचने के उपाय खोजेगा। उपाय प्रबंधनात्मक उपाय कहलाते हैं। मतलब आपदा आई तो मानव क्या करेगा? आपदा का प्रबंधन करेगा। तो इसीलिए हमारा लास्ट टॉपिक होता है मित्रों, ये अब सब कुछ नहीं लिखना आपको, हमारा लास्ट टॉपिक होता है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। भूगोल शुरू होता है, लिखे सभी लोग, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया मित्रों, सिलेबस फिनिश। ये 5 टॉपिक, 5 ही हुए ना? 5 हुए ना? ये 5 टॉपिक आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने हैं। पेज पलट कर देखो, पहला टॉपिक भौतिक भूगोल, दूसरा टॉपिक आर्थिक भूगोल, तीसरा टॉपिक सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, चौथा भू राजनीति, तो पांचवा आपदा एवं आपदा प्रबंधन। ये 5 टॉपिक्स का हमें अध्ययन पूरे भारत के भूगोल के अंतर्गत करने हैं। अब फिर से कुछ एक बातें, छोटी बात, जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो विश्व की भी तो अपनी अर्थव्यवस्था है या नहीं है? उससे भी तो हम प्रभावित होते हैं। तो कुछ पक्ष वहां से भी पिक करेंगे जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर रहे होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? तो वहां से पिक करेंगे। आपके एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वह टॉपिक होंगे जो भारत के भूगोल के संदर्भ में होंगे, परंतु कुछ एक टॉपिक वहां से भी हमें उठाने होंगे जिससे आपका बैकग्राउंड अच्छे से बने, आप चीजों को समझ अच्छे से पाओ। ठीक है ना मित्रों? तो ये हो गया सिलेबस। अब इस सिलेबस के लिए आपको पढ़ना क्या है? मेरी क्लास। क्या मेरी क्लास? यस और नो? यस। आपको मेरी क्लास पर 90% फोकस्ड रहना है। अब समझना मेरी बात, सफलता मिलनी है 100% पर, सफलता तो इस पर ही मिलनी है, नॉट 99.9%। इसमें भी नहीं मिलनी, मिलनी है 100% पर। आप मेरी कक्षा पर फोकस्ड हैं, 90% यहां से फुलफिल हो जाएगा। अब 10% के लिए क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं, ये करना है आपको। समझ रहे हैं? देखो,
वर्ल्ड फिजिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी में मैं क्या बोलता हूं, 99.9% आप मेरी कक्षा पर फोकस्ड रहो, 0.1% आप छोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके रिजल्ट को दुष्प्रभावित नहीं करेगा। क्लियर हो मित्रों, मेरी बात समझ रहे हो? बट इसमें आपको काम करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, 100 पर नहीं पहुंचेंगे, 99 पर आएंगे। मैं मास लेवल पर अपने विद्यार्थियों को जानता हूं कि बोलते हैं सर इस बार के एग्जामिनेशन में 1 या 2 मार्क्स कह दें या क्वेश्चन कह दें, इतने से ही मेरा सिलेक्शन रुक गया। 1-2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक में तो एक बहुत बड़ा विद्यार्थियों का हुजूम होता है कि जो कट ऑफ लिस्ट के इस मार्क्स से पीछे होने के कारण सफलता नहीं प्राप्त करता। तो अगर आप इसमें फोकस्ड हैं तो आप आसपास तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप पास नहीं होंगे। इससे ज्यादा कटु सत्य और कुछ बोलूं? एकदम ट्रुथ है मित्रों, कहीं कोई मेरी बात में छलावा नहीं है, कहीं कोई मेरी बात में द्वेष नहीं है। जब तक आप इसे 100 नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। पर यह 100 करवाने वाला कौन होगा? मैं। और करने वाला कौन होगा? आप। इसे करना कैसे? देखो, सबसे पहला तो आज से ही आपको काम शुरू करने हैं। वैसे भी मुझे लगता है 1 साल आप खूब आराम कर लिए हैं, किए हैं नहीं किए हैं? अच्छा, कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस 1 साल को मैक्सिमम पढ़ाई के दृष्टिकोण से यूटिलाइज किया है? वाओ, चलिए अच्छी बात है। मुझे लगा था कि शायद 1 भी 2 हाथ नहीं ऊपर उठेंगे। अच्छी बात है, वेरी गुड। वैसे अभी बता दूं, दिल्ली में कक्षाएं ऑफलाइन चालू नहीं होंगी। मैं अपना अनुमान बता देता हूं, वहां एक विद्यार्थी नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि सर मैं इसको यूटिलाइज किया हूं। ठीक है, कुछ कुछ कर लिए, कैसे भी कर लिए। और आप सब पर, निर्मल सर को और हम सबको बहुत भरोसा है। उस भरोसे को तोड़िएगा मत, क्योंकि तकलीफ सबसे ज्यादा होती है जब भरोसा टूटता है, कि नहीं? पढ़िएगा मित्रों, भरोसा किस बात का है? जब भी वो बोलते हैं, देखो कितने कितने सच बताएं, कितने प्यार से बोलते हैं। राजेश सर, आपको तो पता है हमारे विद्यार्थी कैसे हैं। जी सर, तो फिर बताइए कब आना है? मना कौन कर सकता है? समझ रहे हैं ना? ये नहीं बोलते कि राजेश सर आपको क्लास कब लेना है। शुरू होती है बात विद्यार्थियों से। और वो सच में इस मारवाड़ी संस्कृति की बात मैं नहीं करता, इस पूरे राजपूताने की बात करता हूं। इस संस्कृति में कुछ बात तो निश्चित रूप से अलग है, डेफिनेटली है मित्रों, निश्चित रूप से है। वाणी में जरूर थोड़ा सा फर्क है। वाणी में तो जब आप लोग अपनी वाणी से बोलते हैं तो, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी बात है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। कई बार बिगड़े हुए काम आपकी वाणी से बोलने से बन जाते हैं, कि नहीं? ओके, अब देखो मित्रों, यहां आते हैं। क्या है ये सब? आपको मित्रों कुछ बेसिक बुक्स है जो पढ़नी है। पहली बुक लिखो, रेफरेंस बुक्स। सिलेबस फिनिश हो गया। रेफरेंस बुक्स, आवश्यक पुस्तकें। आवश्यक पुस्तकें। आवश्यक पुस्तकें। तो मुझे टाइम पता कैसे चलेगा? अच्छा, वॉच। ठीक है, ये गलत जगह लगी है, इधर लगा दें तो मुझे दिखेगी वो। ठीक है, अच्छा आप बता देंगे। आवश्यक पुस्तकें, पहला लिखें। पहले न लिखें, पहले सुने, नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई भी गाइड नहीं पढ़ेंगे। क्लियर हो गई? पहला, इस 99 को 100 पहुंचाने का सबसे बड़ा, अब ये कर दिया आपने तो आप पहुंच गए 95 पर।
एक काम नहीं करना है और 95 पर पहुंच गए, क्लियर हो गए। अब 5% का गेम, वो कठिन है, वो कठिन है। देखो, एवरेस्ट फतेह के लिए जब आप जाते हो, सच बताएं, जब चोटी सबसे पास नजर आती है ना, थकान सबसे अधिक चरम पर तभी लगती है। कोई भी आप प्रयास करो, सफलता के लास्ट पायदान तक जाते जाते कदम लड़खड़ाने लगते हैं। आरंभिक दौर पे तो कोई किसी को समस्या नहीं आती, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं। ये 5% को गेन करना मित्रों कठिन है, असंभव नहीं कहा मैंने, बहुत कठिन नहीं कहा, थोड़ा कठिन है। पर आप, मैंने पीछे भी कहा था कि आप उस उम्र में हो कि आप तो दुनिया के हर कठिन से कठिन काम को हंसते हुए सरल कर सकते हो, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं। तो क्या है सरल करने का दूसरा फॉर्मूला? एक रेफरेंस बुक पढ़ें इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में। एक पुस्तक आती है DR, ये डॉक्टर नहीं है, देवराज हैं, DR खुल्लर की। इनकी पुस्तक का नाम है 11th एंड 12th की टेक्स्ट बुक आती है मित्रों, टेक्स्ट बुक आती है। इनकी पुस्तक का नाम रहता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, इसका नाम रहता है सरस्वती भूगोल। टेक्स्ट बुक है ये, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, ठीक है। अगर ये नहीं तब फिर आपको NCERT पढ़नी है। डायरेक्ट NCERT के लिए मैंने क्यों नहीं कहा, एक्चुअली जो NCERT हिंदी मीडियम की, इंग्लिश में तो बढ़िया है, इंग्लिश में कोई डाउट नहीं, हिंदी मीडियम की जो ट्रांसलेटेड 11th 12th की NCERT है, उसमें ट्रांसलेशन की वजह से त्रुटियां आ गई हैं, लेखन की वजह से नहीं, ट्रांसलेशन की वजह से त्रुटियां आ गई हैं, पहली बात। और भाषा इतनी क्लिष्ट हो गई है कि पढ़ोगे भी तो समझ में नहीं आएगा। आप पढ़कर मेरे पास भी ले आओगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। मैं बोलूंगा कि इंग्लिश मीडियम के लाओ, मैं बता देता हूं, ठीक है कि नहीं। तो आप क्यों इतना आप माथापच्ची करेंगे, मत पढ़िए। खुल्लर साहब ने, ये UPSC के मेंबर भी रहे हैं, इनकी बुक हरियाणा में, पूरे हरियाणा में टेक्स्ट बुक के रूप में 11th 12th में चलती है। आप इससे पढ़ डालें, आपका पहला काम फिनिश हो जाएगा। दूसरा काम अब आप करना है, ये पहला काम करने का, ये तो ना करने का था। अब करने के संदर्भ में जो दूसरा काम है वो आपको करना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए मैगजीन पढ़नी है प्लस न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड डिजास्टर्स, इसके लिए आपको मैगजीन्स पढ़नी है। पढ़ते हैं आप, डेली पढ़ते हैं, वैसे भी कोई नई बात नहीं कर रहा मैं, पर कैसे पढ़नी है अब ये बताऊंगा। पहले तो ये दिमाग में रखें कि ये ज्योग्राफी के साथ पढ़नी है। कैसे पढ़नी है अब ध्यान से मैंने टॉपिक लिखाए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, कभी भी कोई भी आर्टिकल अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आया है तो जब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो अपने कॉपी के 50 पेज छोड़ दें। अपने कॉपी के क्या करेंगे, जिसको तकलीफ हो रही हो 50 पेज छोड़ने में, तो एटलीस्ट 30 पेज 25 पेज छोड़कर रखें। इतने पेज छोड़ दें, जब भी मैगजीन्स के 12 मंथ 12 महीने के आर्टिकल्स, 12 महीने के करंट्स के न्यूज जो एग्रीकल्चर के हो, एग्रीकल्चर के साथ लिख दें। क्लियर? जो रिसोर्स से रिलेटेड हो रिसोर्स के साथ लिख दें, जो ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो उसके साथ लिख दें। केवल पहला काम करें, पढ़कर लिख दें। लिख गया 1 साल का। अब जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक पढ़ते हुए आप उस करेंट्स के पढ़ी गई चीजों को इससे जोड़ दें। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, भारत में जल संसाधन की, अभी लिखना नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। भारत में जल संसाधन की क्षेत्रवार कमी है। कुछ क्षेत्रों में अधिकता है, कुछ क्षेत्रों में कमी है। इसीलिए जो यूटिलाइजेशन पैटर्न है वह भी समरूप नहीं है। अब उसके लिए सिंचाई व्यवस्था में परिवर्तन की निरंतर बात की जा रही है। भारत सरकार अगर किसी भी प्रकार की नई सिंचाई व्यवस्था लाती है तो वह किस में आ जाएगा, मैगजीन्स में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा। उस सिंचाई व्यवस्था का नाम क्या है, उसका लाभ क्या है,
भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोगी होगी, ये तमाम प्रकार की बातें यहां आपके लिए हेल्पफुल हो गई। अब जब आप ये करेंगे तो आपको मार्क्स आ जाएगा, आप नहीं करेंगे तो एवरेज मार्क्स आएगा। बात समझ रहे हैं? आपने जैसे 12 महीने की करंट से चीजें उठाई और अपने टॉपिक के साथ जोड़ दिया तो मार्क्स आएगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं आएगा। अब मेरी भूमिका समझना, मेरी भूमिका यहां शून्य हो जाती है मित्रों। क्यों? मैं आज तक की चीजें तो पढ़ा दूंगा, आपको 6 महीने बाद एग्जाम देना है, 8 महीने बाद एग्जाम देना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जब 6 से 8 महीने बाद आप एग्जाम दे रहे होंगे, सपोज आपको मेंस का एग्जाम अब अक्टूबर में देना है, यूपीएससी मेंस, अक्टूबर तक में मेरी ये करंट्स की बताई गई चीजें आपके लिए लाभकारी होंगी, पर उतनी नहीं जितनी इस दौर में आई हुई करंट्स की चीजों को आप पिक करोगे। इसे पिक करने का पहला फॉर्मूला है कि आपको सिलेबस याद रहना चाहिए कि ये हमारे किस सिलेबस से जुड़ी हुई चीज है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो प्रत्येक महीने के न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से आपको इन टॉपिक्स को जोड़कर देखने हैं। क्लियर? ये काम आपको करना है और इसके बाद केवल आपको रिवीजन करना है और मुस्कुराते हुए एग्जाम देना है। ये 2 काम बहुत छोटे लग रहे होंगे, बट ये 2 काम कठिन हैं, सरल नहीं है। क्योंकि मैगजीन्स के संदर्भ में एक तो रेगुलर मंथली मैगजीन आप पढ़ते ही होंगे, जो भी पढ़ते होंगे, उसके अलावा आपको योजना पढ़नी है, आपको कुछ सीरीज पढ़ने हैं योजना के साथ साथ कुरुक्षेत्र के। एक तो मंथली मैगजीन पढ़नी है, मासिक पत्रिका जो आप पढ़ते हैं, उसके साथ साथ योजना भी पढ़नी है, कुरुक्षेत्र भी पढ़नी है। क्लियर हो गई बातें? इसके साथ साथ प्रत्येक 2 महीने में एक मैगजीन आती है, इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी आती है, हिंदी मीडियम में उसका ट्रांसलेटेड वर्जन अच्छा नहीं आता, बट फिर भी ठीक है। ज्योग्राफी एंड यू, जी एंड वाई करके आती है इंग्लिश में, हिंदी में आती है भूगोल एवं आप। क्या लिखेंगे? भूगोल एवं आप। लिख लो साथी, नहीं तो तकलीफ में आ जाओगे। भूगोल एवं आप, ये 3 काम करने हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? अब इसको पढ़ने में यह नहीं है कि सालों साल लगाए जाइए, प्रत्येक महीने में पढ़नी है, आवश्यक चीजें निकालनी है और आवश्यक चीजें निकालकर पेज को फाड़ लें। पछताएंगे नहीं फाड़ने में, पेजेस को फाड़ लें और निरर्थक चीजों को फेंक दें। समझ रहे हैं? पूरी योजना से आपको हर महीने में मुश्किल से 5 पेज का मैटर मिलेगा। कुरुक्षेत्र से 0 पेज का भी मिल सकता है, तो 2-4 पेज का भी मिल सकता है। ठीक है? मासिक पत्रिका से आपको 20-25 पेज का मैटर मिला, आपके पास कुल मिलाकर मान लो यहां से 40 पेज का मैटर मिल गया। आपको प्रत्येक दिन इस 40 पेज को 1 घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे पढ़ना है। 40 पेज में 1.5 घंटे में 4-5 पेज पढ़ जाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में नहीं पढ़ जाएगा। 4-5 पेज पढ़ते हुए आपको 1 महीने का अपना प्रोग्राम रखना है। 1 महीने में ये सारी चीजें निपटानी है। एकदम वरीड नहीं रहना इसके लिए। आपको पहला तो काम करना, आवश्यक चीजें क्या है उसे चुनना है। जब आपने चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया, आफ्टर दैट फाड़कर सारी चीजें फेंक दें। उन पेजेस को अब आपको 1 महीने पढ़नी है। उस 1 महीने में ना केवल पढ़ना है, उसके भी सार तत्व को ग्रहण करना है और जिस सिलेबस के पार्ट से चीजें रिलेटेड है वहीं जाकर उसे जोड़ देनी है। जुड़ गया आपका काम? आपका काम हो गया। अब आप इतना करके आप यहां पहुंच गए। अब यहां 100% तैयारी में तो पहुंच गए, अब आपको परफॉर्म भी करना होगा। तैयारी तो आपकी हो गई, बट तैयारी तो फिनिश तब कहलाएगी ना जब आपने परफॉर्म अच्छे से कर दिया। परफॉर्म कैसे करना है इसकी बात पूरे सिलेबस को पढ़ा दिए जाने के बाद में करूंगा। क्लियर है? तो ये सारे काम आपको करने होंगे। कर डालेंगे ना मित्रों? मैं हर एक फंडामेंटल चीज, हर एक बेसिक चीज, हर एक टॉपिक का पढ़ा दूंगा। लेकिन ये करंट्स की जो पढ़ाई है वो केवल एवं केवल आपको करनी होगी। अगर मैं हर एक बातें चीख कर सालों भर पढ़ा सकता हूं और पढ़ाता हूं, तो ये केवल आपके लिए इसलिए छोड़ देता हूं कि आपको करना ही होगा, अनिवार्यता करना होगा। और एक बात बता देता हूं,
ये कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जो इकोनॉमी में भी जुड़े होंगे। जैसे जब आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हुए इकोनॉमी में भी पढ़ाया जाएगा, रिसोर्स इकोनॉमी में भी पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी पढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चरल पैटर्न हो गया, उसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म हो गया, ये तमाम टॉपिक इकोनॉमी में भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन दोनों में अंतर किस बात को लेकर है? भूगोल और अर्थव्यवस्था में अंतर किस बात को लेकर है? मान लो गेहूं पढ़ाना है तो भूगोल पढ़ाएगा गेहूं उत्पादन की आदर्श दशाएं क्या हैं, जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तापमान क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं, बीज की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उन्नत नस्ल का बीज क्या कहलाता है, सिंचाई की आवश्यकता कितनी होती है, भंडारण के लिए तापमान और नमी की जरूरत कितनी होती है, ये तमाम बातें भूगोल पढ़ाएगा। तो कुल उत्पादन कितना हुआ, आयात कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ, बफर स्टॉक कितना हुआ, ये इकोनॉमी पढ़ाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? तो आप क्या करोगे, दो बातें अलग अलग पढ़ोगे? नहीं, इसको भी आपको एक साथ करना है। आईएएस बनना है या नहीं बनना है? तो ये बताओ, जी तोड़ मेहनत करनी होगी या नहीं करनी होगी? मित्रों देखो, दो तरीके होते हैं शिक्षक के पास, या कि उस जटिलता को बताए ही नहीं जहां जाकर बच्चे परेशान होने लगे, या कि उस जटिलता को एक बार बता दे और मुस्कुराते हुए कदम ताल मिलाकर चलने की कला सिखा दे। तो अभी मैं बता रहा हूं, आपको सिखाऊंगा भी चीजें। जैसे देखो, मैं जब एग्रीकल्चर पर पहुंचूंगा तो मैं कुछ डेटाज सर्वे से लूंगा, कुछ बजट से लूंगा और चीजें जोड़ना शुरू करूंगा। जब जोड़ूंगा तो फिर मैं बताऊंगा, देखो मित्रों यहां से मैंने ये डेटा लिया, इसको इस तरह से जोड़ा, तो आपको आइडियाज लग जाएगा कैसे करना है। तब फिर कठिन लगेगा क्या? अभी जितना सुनने में कठिन लग रहा उतना करने में कठिन नहीं लगेगा। तो मित्रों आपको इस तरह से इस टॉपिक को करते हुए 100% पर जाना है और अपनी तैयारी को लेकर आश्वस्त हो जाना है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई। इकोनॉमी का टॉपिक इकोनॉमी के साथ तैयार कर डालेंगे। जब जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल अनरेस्ट, ये तमाम प्रकार की बातें पढ़ डालेंगे तो आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? बस बात समाप्त। तो लिखो अब पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल का एक परिचय। भारत के भूगोल का एक परिचय। लिख लिया? कहानी सुनो। मैं यहां पर दिखूंगा ना, आपको दिख रहा हूं यहां पर। कहानी सुनो मित्रों, ये टॉपिक आपके पढ़ने का है। मैं कहानी भी सुनाता हूं, लिखाता भी हूं। देखो कहानी सुन लो। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता या संस्कृतियों में से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का नाम दुनिया के स्तर पर सिरमौर के रूप में लिया जाता है। इकबाल की लाइनें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईरान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, लेकिन कुछ बात तो जरूर है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। वाह वाह की कक्षा यह नहीं है मित्रों। आप लोग तुलना नहीं करते किसी से। तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बनने नहीं जा रहे हैं, ठीक है? आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी खुशी को वैसे भी प्रकट कर देती है। जरूरत नहीं है कि बहुत खुश हों
तो बेंचेस थपथपाएं, पार्लियामेंट्स बनाएं। जरूरत नहीं है कि बहुत ही वाव वाव कहे, वो होंगे मुशायरे होंगे, मुशायरों में फिर किया जाएगा। ठीक है, हम भी करेंगे, आप भी करिएगा। और आपको तो पता है कि निर्मल सर ढेर सारे प्रोग्राम्स रखते रहते हैं, बच्चों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, हंसने मुस्कुराने, ठहाके लगाने, नृत्य करने, गाने और तरह तरह की विधाओं को निखार के लिए, तो उसमें करेंगे, हम सब करेंगे। ठीक है, यूपीएससी और आरएस के लिए एक अलग से सर से हम बात करेंगे कि इनके लिए कुछ अलग से ऐसा प्रोग्राम रखा जाए कि ये लोग खूब मस्ती करें। ठीक है, और करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक आप देखो मित्रों कि दुनिया भर के क्षेत्रों से विदेशी आक्रांता इस सरजमी पर आते गए, कुछ तो वापस लौटे, लेकिन अधिकांश में से अधिकांश इसी संस्कृति में आकर रच बस गए। और ना केवल रच बस गए बल्कि इस साझी संस्कृति में अपना अभिन्न योगदान दिया है। भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, कुछ तो आंकड़े हैं, आंकड़ों पर हम बात करेंगे ही। भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखें तो भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिया जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अपनी इसकी एक संपूर्ण उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की एक विशिष्ट जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी प्रकृति की जलवायु है। और मानसूनी जलवायु उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में थार मरुस्थल तक को एक साझी संस्कृति में पिरोता है। उसकी भी कहानी सुनाएंगे, उसकी भी कहानी होगी। पहली बात तो यह हो गई मानसून के संदर्भ में। दूसरा, ज्योग्राफी में एक प्रश्न आता है कि ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या आता है? ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार। बच्चे सब संघवाद तो समझते हैं, यूपीएससी का प्रश्न बोल रहा हूं आपसे। बच्चे संघवाद तो समझते हैं, लेकिन संघवाद का भौगोलिक आधार क्या है, वो चीज जो समझ में नहीं आती, वो मैं आज समझाने जा रहा हूं। उत्तर में हिमालय से लेकर आप देखो दक्षिण में कन्याकुमारी तक कहीं भी कोई ऐसा विशाल पर्वतीय अवरोध नहीं है जिससे लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव एक दूसरे से ना हो रहा हो। कन्याकुमारी का व्यक्ति हिमालय तक आता है, हिमालय का व्यक्ति कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर भारत तक तथा कच्छ के रण तक जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो भौगोलिक समरसता, जलवायविक एक रूपता इसे एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का दर्जा देती है, जिसके कारण इसे एक उपमहाद्वीप का दर्जा प्रदान किया गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे कहा जाता है। क्लियर? अब इस सब कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे सीथियन आए, पर्शियन आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, तुर्क आए, अफगानी आए, तमाम प्रकार के लोग आए और इसी संस्कृति में रच बस गए। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति कैसी हो गई? एक साझी संस्कृति हो गई। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं? भौगोलिक विस्तार के क्रम में देखें आप कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 3000 किलोमीटर की लंबाई, इसी तरह से पूर्व से पश्चिम को लेकर अगर आप देखें वह भी लगभग 3000 किलोमीटर की लंबाई। एग्जैक्ट भी लिखाऊंगा कैसे 32 और 33 किलोमीटर की, वो सब भी लिखाऊंगा मैं आपको। तो इतनी लंबाई चौड़ाई में लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ भारत का ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, अगर विश्व के कुल क्षेत्रफल में देखें तो इसकी भूमिका कितनी है? 2.4% की है। भारत के अगर कुल जनसंख्याई स्वरूप को देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला यह प्रदेश, जिसकी सीमाएं किसको किसको स्पर्श करती हैं? समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? इसकी सागरीय सीमाएं किससे लगती हैं, इसकी स्थलीय सीमाएं किससे लगती हैं, ये तमाम प्रकार की बातें भारत के एक परिचय के रूप में आती हैं। बहुत सरल टॉपिक, एनसीईआरटी में 2 पेज में एक मैप के साथ लिखा हुआ है। कितने में? 2 पेज में एक मैप के साथ लिखा हुआ है। उसी का सार तत्व मैं
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में लिखाना चाहता हूं। लिखा दूं अब? चलो लिखो। लिखो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक विश्व की प्राचीनतम एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडिया में ही प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक भारत भूमि का नामकरण राजा भरत के नाम से हुआ है। अब भरत के बारे में आप जानते हैं कि ये शकुंतला एवं दुष्यंत के पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट थे जिनका भारत के संपूर्ण उपमहाद्वीपीय क्षेत्र पर अधिकार था। इसलिए इनके नाम से इस भूमि को भरत भूमि कहा गया। वही भरत भूमि धीरे धीरे क्या कहलाने लगी? भारत कहलाने लगी। लिखो, इस भूमि को आर्यों के निवास स्थल के कारण आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यावर्त कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे पर्शियन लोगों द्वारा, पर्शियन को आप हिंदी में लिख सकते हैं ईरानी लोगों द्वारा सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? इन्वर्टेड कॉम लिखेंगे, हिंदू कहा जाता था। हिंदू कहा जाता था। हिंदू नहीं लिखेंगे, हिंदू छोटा दो, हिंदू कहा जाता था, HINDU। मैं लिखाता हूं फिर बोलता हूं, ठीक है। सिंधु कहा जाता था। इसीलिए भारत भूमि हिंदुस्तान कहलाई। क्या कहलाई? हिंदुस्तान कहलाई। सिंपल, जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, किस सिविलाइजेशन में इसे हिंदुस्तान कहा गया? पर्शियन सिविलाइजेशन। पर्शियन सिविलाइजेशन में सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। इसीलिए सिंधु के पार की पूरी धरा क्या कहलाई? हिंदुस्तान कहलाई। पूर्ण विराम लगाइए। लिखिए, हिंदी में यूनानियों के द्वारा, बट इंग्लिश में ग्रीको रोमन स्कूल्स में यूनानियों के द्वारा सिंधु को इंडस नाम से पुकारा जाता था। यूनानियों के द्वारा सिंधु को किस नाम से? इंडस नाम से पुकारा जाता था। वो लोग क्या बोलते थे? इंडस रिवर है, इंडस, INDUS, इंडस नाम से पुकारा जाता था। इसीलिए यह भूभाग मतलब लैंड पार्ट, लैंडस्केप, इंडिया कहलाया। इंडिया कहलाया। पूर्ण विराम।
पूर्ण विराम लिखो, पैरा चेंज करते हुए, भौगोलिक दृष्टिकोण से भौगोलिक दृष्टिकोण से इस भौगोलिक प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप, इस भौगोलिक प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश होंगे तो नाम लिखेंगे, जिसके अंतर्गत नंबर 1 भारत, नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव। म्यांमार नहीं आता, म्यांमार नहीं आता इसमें, मालदीव आते हैं, मालदीव आते हैं। पूर्ण विराम लिखो, इसके अंदर ही लिखना है, इसी पैराग्राफ में। उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, कॉमा लगाओ। उत्तर पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में 2 पहाड़ियों का नाम लिखा रहा हूं, किरथर एवं सुलेमान। कहां है? पाकिस्तान में। किरथर एवं सुलेमान, किरथर एवं सुलेमान। उत्तर में कौन सी श्रेणी? हिमालय। उत्तर पश्चिम में किरथर सुलेमान, तथा उत्तर पूर्व में, स्पीड ज्यादा हो गई क्या? नहीं, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल पहाड़ियां, पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स एवं दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर से घिरा हुआ, सराउंडेड बाय, हिंद महासागर से घिरा हुआ यह संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश घिरा हुआ यह संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश मानसूनी जलवायु से युक्त है। मानसूनी जलवायु से युक्त है। पूर्ण विराम लगाइए, लिखो, जलवायु एवं भौगोलिक एकता ही इसे, जलवायु एवं भौगोलिक एकता ही इसे उपमहाद्वीप की श्रेणी में रखते हैं। उपमहाद्वीप की श्रेणी में रखते हैं। पूर्ण विराम लगाइए, पैरा चेंज करिए, पैरा चेंज करिए, लिखिए, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले आक्रमणकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों से
आने वाले आक्रमणकारियों ने इसकी साझी सांस्कृतिक विरासत को, इसकी साझी सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध किया और सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज और अधिक समृद्ध किया, बर्बाद नहीं किया। मुगल आए तो उन्होंने भाषा में योगदान दिया, स्थापत्य में योगदान दिया, रहन सहन में योगदान दिया, समझ रहे मेरी बात की नहीं, खान पान में योगदान दिया, अर्थात और समृद्ध करते चले गए। समझ रहे मेरी बात? पूर्ण विराम। इतनी बात हो गई। अब कुछ फैक्ट्स लिखो। कुछ मैप्स डालने के लिए मैंने कहा था, है क्या? कहां से मुझे मिलेंगे? आप मेरी मदद करेंगे क्या? लिखो कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, वहां से मिल जाएगा मुझे। ओके, लगभग 32,87,000 किलोमीटर का है। इसमें मत देखो, इसमें नहीं लिखा कुछ। लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। पूर्ण विराम लगाइए। फिर लिखेंगे भारत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का 7वां बड़ा, 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7वां बड़ा देश है। अब इससे पहले के 6 कौन हैं? नाम लिखिए। मैं लिखाऊं या लिख लेंगे? अच्छा, मैं लिखा दूं, लिखते चलिए आप। पहला लिखिए रूस, दूसरा लिखिए कनाडा, प्रोनंसिएशन कनाडा होगा बट बोलेंगे कैसे? कनाडा। तीसरा लिखेंगे यूएसए, चौथा लिखेंगे चाइना, पांचवा लिखेंगे ब्राजील, छठवां लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो 7वां लिखेंगे भारत। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। पूर्ण विराम लिखिए। परंतु जनसंख्या की दृष्टिकोण से, जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व की लगभग 17.5%, लगभग 17.5% जनसंख्या के साथ चाइना के बाद दूसरा बड़ा, चाइना के बाद दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है।
दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है। पहला कौन सा है? थोड़े दिनों बाद कौन हो जाएगा? देखो पीछे का जो डेटा है वो तो आपके पास 121 करोड़ का ही है, लेकिन वर्तमान की जो जनसंख्या वो कितनी लगभग हो चुकी है? नया सेंसस जैसे जारी होगा उसके बाद आप डेटा अपडेट करेंगे, ठीक है? अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। लगभग जनसंख्या हमारी अब इतनी हो चुकी है। क्लियर? अब लिखेंगे पैरा चेंज करते हुए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड एंड देशांतर मतलब लॉन्जिट्यूड। विस्तार इस मैप में भी दिया है। देखो 8 डिग्री 4 मिनट से कितना 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या हो गया? लैटिट्यूड अक्षांश। और देशांतर कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो लिख डालिए अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रमशः कैसे लिखेंगे इसको? ऐसा लिखना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। जब नॉर्थ लिख दिया तो ये हो गया क्या? अक्षांश हो गया। नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, नॉर्थ तक लिख दिया। फिर अब नॉर्थ ये हो गया नॉर्थ। नॉर्थ साउथ जब भी लिखते तो बात किसकी आती है? अक्षांश की बात आती है। जब ईस्ट वेस्ट लिखते तो किसकी बात आती है? लिखें अब उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। पूर्ण विराम लगाओ। अर्थात दोनों ही दृष्टिकोण से लगभग 30 डिग्री का विस्तार, दोनों ही दृष्टिकोण से लगभग 30 डिग्री का विस्तार प्राप्त होता है। पूर्ण विराम लगाइए, फिर पैरा चेंज करिए। लिखें भारतीय भूभाग का उत्तरतम बिंदु, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, एकदम फैक्ट है। भारतीय भूभाग का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है, जबकि दक्षिणतम बिंदु पहले इंदिरा पॉइंट नहीं लिखेंगे, मैं लिखाऊंगा पर ऐसे लिखना है। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के समीप अवस्थित, कन्याकुमारी के समीप अवस्थित केप कोमोरिन, केप लिखा हुआ है, केप कोमोरिन इंग्लिश में ही है, कोमोरिन प्रायद्वीप हिंदी में कहते हैं, कुमारी अंतरीप लिख सकते हो। केप कोमोरिन है
लिख दिया, केप कोमोरिन है। मैं अलग से लिखूं क्या? है दिख रहा है, दिख रहा है। यदि द्वीप, अच्छा नहीं दिख रहा है तो लिखो केप कोमोरिन या कुमारी अंतरीप, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि अंडमान निकोबार द्वीपों को भी मिला दिया जाए, यदि अंडमान निकोबार द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो ग्रेट निकोबार में अवस्थित, ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित, ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दक्षिणतम बिंदु होगा, ठीक है। देखो उत्तर में इंदिरा कॉल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक, या कि इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। अब पूर्व पश्चिम की ओर आएंगे, लिखो देशांतरीय विस्तार के क्रम में, देशांतरीय विस्तार के क्रम में पूर्व पश्चिम में अब आ रहे हैं, ठीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु कच्छ के रन में अवस्थित, कच्छ के रन में अवस्थित गौर मोता, ऐसा लिखना है, गौर मोता। इसी को स्थानीय बोली में तो गौर मोता कहते हैं, पर इसका मतलब होता है गौहर मोती। आपको यही नाम याद रखना है। पश्चिमी बिंदु गौर मोता है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गौर मोता है। कहां अवस्थित है? कच्छ के रन में। जबकि पूर्वी बिंदु, जबकि पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित देखो मैंने क्या लिखा है, कि वीथु है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित पूर्वी बिंदु, कि वीथु है, पूर्ण विराम। एक पक्ष को पहले समझो फिर मैं लिखाता हूं। देखो अगर इसका हम अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखें तो दोनों लगभग 30 डिग्री का प्राप्त होता है, परंतु जो कि दूरी अभी मैंने लिखाई नहीं, लिखाऊंगा और कारण के साथ लिखाना है। देखो अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री का होने के बावजूद कुल लंबाई इसकी कितनी हो रही है? 3214 किलोमीटर की हो रही है। जबकि पूर्व पश्चिम का विस्तार भी लगभग 30 ही डिग्री का है, पर वह लंबाई घटकर कितनी हो रही है? 2933 किलोमीटर की। ऐसा क्यों? आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि अगर दो अक्षांश बिंदुओं के मध्य की दूरी देखी जाए तो विषुवत रेखा से ध्रुवों के मध्य अमूमन समान बनी रहती है, लगभग समान बनी रहती है। वास्तविकता तो यह है कि ध्रुवों की ओर जाने पर आंशिक रूप से, पर वो इतना कम कि नेग्लेक्जिबल है, आंशिक रूप से बढ़ती है दो अक्षांश बिंदुओं के मध्य की दूरी। पर दूसरी तरफ देखो, जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दो देशांतर बिंदुओं के मध्य की दूरी घटती जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? अब देखो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं
गौरमोता से लेकर के किविथु तक का डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं लगभग आप 25 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य का। यहां पर जाने से विषुवत रेखा से दूरी बढ़ गई दो देशांतर के मध्य की। तो जब देशांतर के मध्य की दूरी बढ़ी तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी में कमी आई। जितना आप नॉर्थ या साउथ वर्ड जाएंगे तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये सारी चीजें क्लास की जब शुरुआत होती है तब पढ़ाई जाती हैं, एकदम क्लास के शुरुआत में। क्योंकि जब आप देखेंगे देशांतरीय विस्तार कैसे बनाएंगे तो आप देखेंगे सपोज ये मीन लाइन है तो आप कुछ ऐसा देखेंगे, सपोज दिस वन। ठीक, यहां इक्वेटर है तो माना कि इक्वेटर के पास के दो बिंदु यहां पर यह हैं, इनके बीच की दूरी अगर मैं बता दूं कि 111.33 किलोमीटर की है, तो यहां पर अगर आप चले जाएंगे तो कम हो जाएगा, यहां और कम हो जाएगा, यहां और कम हो जाएगा, और ध्रुवों के पास यह बिंदु में आपस पर मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण गोलार्ध की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी घटने के कारण समान देशांतर, जितना अक्षांशीय विस्तार है तो समान देशांतर का होने के बावजूद भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार की दूरी क्या होती है, घट जाती है। यही बात लिखाने जा रहे हैं। लिखो, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान, ब्रैकेट में लिख दो 30 डिग्री का होने के बावजूद भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर का, 3214 किलोमीटर का तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर का प्राप्त होता है। पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखिए, देशांतरीय दूरी कम होने का कारण है डैश देकर लिखेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, विषुवत रेखा इक्वेटर से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, टुवर्ड्स द पोल, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दो देशांतर बिंदुओं के मध्य की दूरी में कमी का होना, दो देशांतर बिंदुओं के मध्य की दूरी में कमी का होना। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे दो देशांतर आपस में नजदीक होते जाएंगे। क्लियर? तो देशांतरीय दूरी कहने के संदर्भ में तो उतनी बनी रहेगी, बट किलोमीटर के डिस्टेंस में वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये इसका कारण है। अब फिर पैरा चेंज करो, लिखो, भारत की कुल भौगोलिक सीमा मतलब बाउंड्री, भारत की कुल भौगोलिक सीमा
सीमा लिखेंगे स्थलीय एवं जलीय, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। स्थलीय एवं जलीय कितनी है, ध्यान से यहां पर मैं दिखा रहा हूं। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय कितनी है मित्रों, लगभग 15,200 किलोमीटर की, लगभग 15,200 किलोमीटर की। तथा जलीय एक्वेटिक, जलीय सीमा, सुन लो एक बार फिर लिख देना। अगर मुख्य भौगोलिक प्रदेश को देखोगे तो जलीय सीमा 6100 किलोमीटर की है, बट द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो कितनी हो जाती है, 7,514 किलोमीटर की हो जाती है। तो लिखेंगे जलीय सीमा मुख्य स्थल खंड की, जलीय सीमा मुख्य स्थल खंड की 6100 किलोमीटर की है, 6100 किलोमीटर। तथा यदि द्वीपों को मिला दिया जाए, आइलैंड्स जितने भी हैं, तथा यदि द्वीपों को मिला दिया जाए तो यह लगभग 7,514 किलोमीटर की हो जाती है। कितने की हो जाती है, इतना। अब फिर से कुछ फैक्ट्स, ये सारी की सारी बातें अभी फैक्ट्स पर चल रही हैं। लिखो स्थलीय सीमावर्ती देश, स्थलीय सीमावर्ती देश, स्थलीय सीमावर्ती देश एक फार्मूला है मित्रों। कैसे कहते हैं, बचपन में भूटान आया था, समझना। ब से हो गया बांग्लादेश, आप लिख लेंगे। चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, मा से हो गया म्यांमार, फिर भूटान है ही, इस पे बचपन एक मैंने छोड़ दिया, नेपाल छोड़ दिया, सॉरी। पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल, क्योंकि बचपन में से पा तो हो गया, ना नहीं हुआ था, नेपाल। फिर आता है म्यांमार, फिर आता है भूटान, फिर आएगा मित्रों अफगानिस्तान। तो ये स्थलीय सीमावर्ती देश हैं, क्रम से लिखे गए हैं, फॉर्मूला इसी को बताता है। बा चा पा न में भूटान, आया से हो गया अफगानिस्तान। तो ये आपके सीमावर्ती देश हैं जिनसे आपकी बाउंड्री स्पर्श करती है। आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इस मैप में सब कुछ दिया है। बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर, चीन की सीमा 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की सीमा 3300। ये तो आपको स्लाइड मिलती है ना, आप सबको स्लाइड मिल जाती है ना, ओके। तो 3323 किलोमीटर सब लिखा है, पर इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह का रेयरेस्ट फैक्ट कभी भी मगअप करने की कोशिश ना करें। आपसे हमेशा जब भी पूछा जाएगा, इनमें से या कि क्रम लगाने के लिए पूछा जाएगा, या कि सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, न्यूनतम सीमा किस देश से लगती है, कुछ इस टाइप का फैक्ट पूछा जाता है।
क्लियर? तो ये हो गए स्थलीय सीमावर्ती देश, ठीक है ना। अब लिखो पैरा चेंज करते हुए, भारत के विभिन्न राज्यों में से, भारत के विभिन्न राज्यों में से सर्वाधिक सागरवर्ती सीमा वाले राज्य, सर्वाधिक सागरवर्ती सीमा वाले राज्य इसका फॉर्मूला है मित्रों गुआतम। क्या लिखेंगे? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। गुआतम, ठीक है ना। अब लिखो विभिन्न, इतना लिख लिया ना, मैं बोल रहा हूं साथी लिखो ना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये नहीं कि इसके अलावा और की सीमा लगती नहीं है, 4-5 बड़े आपने देख लिया, बहुत है। लिखो सागरवर्ती सीमावर्ती, सागर, सागर से संलग्न सीमावर्ती देश, ऐसा लिख दो, सागर से संलग्न सीमावर्ती देश लिखना ध्यान से। पहला मालदीव, मालदीव लिख दिया मालदीव। अब इसमें लिखना है डैश देकर मालदीव में, यह लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप, लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप, मेरी तरफ देखो एक बार, ये जो लक्षद्वीप समूह है ना, इसका दक्षिणतम जो द्वीप है उसका क्या नाम है? मिनिकॉय द्वीप। क्या नाम है? मिनिकॉय द्वीप। तो लिखे मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक है। मिनिकॉय से 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल द्वारा, चैनल कहते हैं जलमार्ग को, चैनल द्वारा पृथक है। लिख दिया सेपरेट, सेपरेटेड बाई 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना, पृथक है। फिर अब दूसरा ध्यान से देखना, अब लिखेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में डैश देकर लिखें, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप से ग्रेट चैनल द्वारा, क्या नाम है चैनल का? ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल द्वारा पृथक है। ग्रेट चैनल द्वारा पृथक है। फिर लिखो तीसरा पॉइंट, म्यांमार, म्यांमार लिखेंगे म्यांमार का कोको द्वीप, म्यांमार का कोको, कोकोनट होता है ना, वही वाला कोको द्वीप नॉर्थ अंडमान से, उत्तरी अंडमान से, उत्तरी अंडमान से कोको चैनल द्वारा पृथक है। कोको चैनल, कोको चैनल द्वारा पृथक है।
पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखिए श्रीलंका। श्रीलंका हो गया। श्रीलंका, श्रीलंका किससे सेपरेट है? तो लिखिए यह, कई नाम लिखना पड़ेगा। पाक जलसंधि, पाक स्ट्रेट, पाक जलसंधि, कॉमा लगा दीजिए पाक स्ट्रेट के बाद, फिर लिखिए, साथ में लिखते जाएंगे, पाक की खाड़ी, खाड़ी, कॉमा लगाइए। एडम ब्रिज, राम सेतु, एडम ब्रिज को क्या कहते हैं हिंदी में? राम सेतु। तथा मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, तथा मन्नार की खाड़ी। कितनी बातें लिखी आपने? 4 बातें लिख लिया ना। एक तो पाक जल संधि, फिर पाक की खाड़ी, फिर राम सेतु, और फिर मन्नार की खाड़ी द्वारा पृथक है। अब द्वारा पृथक किससे है? तमिलनाडु राज्य से, ठीक है ना। बस इतना लिख दो, द्वारा पृथक है। ये है आपके सीमावर्ती देश जिनकी जलीय सीमाएं भारत से स्पर्श करती हैं, ठीक है ना। अब लिखो, पैरा चेंज करते हुए अंतिम बात, अंतिम बात लिखेंगे। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य, भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य मुझे नहीं पता, आपको पता है तो लिख दीजिए। तीन नाम लिख दीजिए एक साथ। राजस्थान के बाद आपको पता है उत्तर प्रदेश किसने कहा है? गला दबा दूंगा, इस क्लास में गर्दन दबोच दूंगा। इतना भी अध्ययन कार्य को छिछला मत बनाओ मित्रों। तो राजस्थान के बाद जिन्होंने उत्तर प्रदेश कहा वो उत्तर प्रदेश लिख दें, और जिन्होंने नहीं कहा वो जो जानते हैं वो लिख दें। तो कौन सा है? दिखाओ साथी। क्या कोई बोलेगा नहीं? कोई बोलेगा नहीं, मैं देख लेना चाहता हूं मित्रों ने क्या क्या कमाल किया है। दिखाओ साथी। लिख दो, राजेश सर अनभिज्ञ हैं, उन्हें देख लो। कमाल है बालक एवं बालिकाओं। सबसे छोटा क्षेत्रफल, तो छोटे से बड़ा आप बताओ जल्दी से। 3 पता है तो लिख डालो। इसमें भी लिखो, राजेश सर को नहीं पता, मतलब हद है। ठीक है, चलो। अरे कोई भी होगा, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। हद है आप लोगों की। भारत का हमको इसी बात पर खुशी है, कम से कम सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान पता है, क्योंकि राजस्थान में रहते हो। अच्छा है कि किसी ने महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नहीं कह दिया। मध्य प्रदेश का कोई नाम नहीं है। इस राज्य के बारे में जानते हो कुछ? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका कौन सा स्थान है? तीसरा है। दूसरा किसका है? चौथा किसका है? बस। तो इसी के साथ मित्रों आज की आपकी यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की कक्षा फिनिश हुई। हो गया ना हमारा समय साथी? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी बातें होंगी। ये भारत का एक फैक्चुअल सेक्शन था। 15 मिनट का आपका ब्रेक है। कितने मिनट का? 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद हम लोग क्लास में उपस्थित होंगे और दूसरे सेक्शन को पढ़ेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।